डेमोक्रेसी का असली टेस्ट तब होता है जब देश के सबसे पावरफुल लोग अपने शब्दों का यूज करके जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स की गर्म हवा तो चलती ही रहती है, पर जब होम मिनिस्टर खुद एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को पब्लिक रैली में नक्सल कह दे तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बाब है या जुडिशरी की एक इंस्टीट्यूशनल इंसल्ट। और सबसे बड़ी बात, जब कोर्ट ने पहले चीफ मिनिस्टर्स, सीनियर एडवोकेट्स, ऑथर्स और खुद सिटिंग जजेस तक को कंटेम्प्ट के नाम पर सजा देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है, तो अब क्यों चुप है? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी डिग्निटी डिफेंड करेगी या फिर इस बार वो साइलेंस को ही अपना जवाब बनाएगी? 22 अगस्त 2025 को केरला के कोची में एक पब्लिक स्पीच के दौरान यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि 2007 से 2011 के बीच एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज ड्रिवन बाय नक्सलिट आइडियोलॉजी था और उन्होंने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसमें नक्सलिज्म को प्रोटेक्शन मिला। ये बात किसी रैंडम नेता ने नहीं बोली, बल्कि कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कही। एक ऐसा आदमी जिसके शब्द का डायरेक्ट इफेक्ट देश की सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स दोनों पे होता है। टारगेटेड जज थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो अब ऑपोजिशन के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए। रेफरेंस था 2011 का लैंडमार्क केस नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर ने छत्तीसगढ़ के सालवर जुदम मॉडल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। होम मिनिस्टर का कहना था कि ये जजमेंट एक तरह से नक्सल्स को फेवर करता है, लेकिन इसके बाद एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि क्या एक जुडिशियल ऑर्डर को आइडियोलॉजिकल बायस कहकर डिसमिस करना जुडिशरी को स्कैंडलाइज करना नहीं है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ ये सबसे बड़ा कंटेम्प्ट नहीं है जो एक मिनिस्टर ने कभी किया हो? सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग फॉर्मर जजेस एंड ज्यूरिस्ट तुरंत रिएक्ट कर गए। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने लिखा, द सुप्रीम कोर्ट शुड रिएक्ट बिकॉज द यूनियन होम मिनिस्टर्स चार्ज इज नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्सन बट also a very serious one against the court itself, alleging that in 2011 the court harbored a supporter of Naxalism amongst its judges and that one of its orders had been driven by Naxalite ideology। ये बात एकदम क्लियर है कि अगर होम मिनिस्टर की बात सच मानी जाए तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेंच पे एक ऐसे जज को बिठाया था जो आर्म्ड रिबेलियन और डेमोक्रेसी अंडरमाइन करने वाली आइडियोलॉजी से ड्रिवन था। गवर्नमेंट की ही एक अप्रैल 2025 की रिपोर्ट नक्सल मुक्त भारत अभियान फ्रॉम रेड जोन्स टू ग्रोथ कॉरिडोर्स में नक्सलिज्म को डिफाइन करते हुए लिखा गया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑफन रेफर्ड एज नक्सलिज्म इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी challenges. The movement has aimed to undermine the Indian state through armed rebellion and parallel governance structures, particularly targeting security forces, public infrastructure and democratic institutions. अगर होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसी सेंस में जज को नक्सल बोला है तो इसका मतलब जुडिशरी पे ये सबसे बड़ा अटैक है। यहाँ लॉ बिल्कुल क्लियर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के सेक्शन 2C कहता है कि कोई भी ऐसी बात जो स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हिस्ट्री में बार बार इस डेफिनेशन का यूज किया है। 1970 के EM शंकरन नंबूदिरीपद वर्सेस टी नारायण नाबियार केस में केरला के देन चीफ मिनिस्टर ने जुडिशरी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा था। तो पहले केरला हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी ठहराया, फाइन लगाया। तब चीफ जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने बोला था, सच कंटेम्प्ट मे बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल जज और अ सिंगल कोर्ट बट मे इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस बी कमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल ऑफ द जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस CS कर्नन, जो खुद एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, कंटेम्प्ट के लिए जेल भेजा था। कोर्ट ने बोला, देयर इज नो डाउट इन आवर माइंड दैट सच कंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंटेम्नर हैज ब्रॉट डिसरेप्यूट टू द जुडिशियल सिस्टम एंड हैज द पोटेंशियल ऑफ शेकिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एवरेज सिटीजन इन द सिस्टम। अरुंधति रॉय जैसी ऑथर तक को कोर्ट ने छोड़ा नहीं। 2002 में उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच इंडिकेट्स अ डिसक्वाइटनिंग इंक्लिनेशन ऑन पार्ट ऑफ द कोर्ट टू साइलेंस क्रिटिसिज्म एंड मजल डिसेंट, रिजल्ट कन्विक्शन ऑफ कंटेम्प्ट। 2020 में प्रशांत भूषण ने जब चीफ जस्टिस की बाइक फोटो और सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे ट्वीट किया तो उन्हें भी कंटेम्प्ट में कन्विक्ट कर दिया गया। कोर्ट का रीजनिंग था कि उनके शब्दों ने जुडिशरी की डिग्निटी अंडरमाइन की है। तो अब सवाल ये है कि अगर एक होम मिनिस्टर बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने आर्म रेबेलियन को फेवर किया और कोर्ट का ऑर्डर एक वायलेंट आइडियोलॉजी से ड्रिवन था, तो क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है? ये तो डायरेक्टली वही बात होगी जो लॉ की डेफिनेशन में आता है। और आयरनी ये है कि कंटेम्प्ट के नाम पे कोर्ट ने आम लोगों, एक्टिविस्ट और जजेस तक को पनिश किया है। पर अब जब सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये बात बोल रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट चुप है। होम मिनिस्टर के डिफेंडर्स कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्पीच थी और अटैक सिर्फ कैंडिडेट पे था, इंस्टीट्यूशन पे नहीं। लेकिन ये डिफेंस फिल्मी सी लगता
है। कोई भी इलेक्शन स्पीच अगर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करे तो वो कंटेम्प्ट ही होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में कहीं भी पॉलिटिकल स्पीच के लिए एक्सेप्शन नहीं है। एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के काफी फॉर्मर जजेस खुद पॉलिटिक्स में गए हैं। कोका सुब्बा राव, हिदायतुल्लाह, पी साथाशिवम, रंजन गोगोई सबने बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल पोस्ट लिए हैं। अगर उनके खिलाफ भी कोई ऐसी बात कह जाए तो क्या कोर्ट उसे टॉलरेट करेगा? इमेजिन करिए कि अगर होम मिनिस्टर कल ये बोल दे कि कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिटिंग जज होते हुए आर्म रेबेलियन को सपोर्ट किया था, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे इग्नोर कर देगा? प्रोफेसर गोपाल ने लिखा, देयर इज नो एक्सेप्शन इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट फॉर पॉलिटिकल स्पीच मेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन। एनी स्पीच इंक्लूडिंग पॉलिटिकल स्पीच नॉट प्रोटेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज which brings the authority and administration of the law into disrespect, disregard, disrepute or offends its dignity or affronts its majesty would amount to contempt। तो फिर कोर्ट के पास दो ऑप्शंस है, या तो कंटेम्प्ट इनिशिएट करे या एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन रिलीज करे जिसमें क्लियर हो कि कोई भी जज जो ऐसी आइडियोलॉजी सपोर्ट करता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन ही नहीं सकता। और जस्टिस रेड्डी का 2011 का ऑर्डर एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता था, ना कि नक्सलिज्म को। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोर्ट अब भी साइलेंट रहता है तो पब्लिक परसेप्शन में ये बात सेटल हो जाएगी कि शायद होम मिनिस्टर की बात में सच्चाई है। होम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होते हैं और उनकी बात आम लोग सीरियसली लेते हैं। अगर उन्होंने बोला है तो काफी लोग मान भी लेंगे कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज थी। ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक और सजेशन है कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस ले और होम मिनिस्टर अमित शाह से एक्सप्लेनेशन मांगे। अगर उन्होंने गलती से बोला है तो उनको क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो इशू क्लोज हो जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट साइलेंट रहा तो डैमेज परमानेंट हो जाएगा। ये भी समझना जरूरी है कि रिटायर्ड जजेस का पॉलिटिक्स में आना उनका राइट है, लेकिन जब वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अटैक उन पे होता है, लेकिन वो अटैक जुडिशरी पे भी शैडो डाल देता है और ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। प्रोफेसर गोपाल ने बोला, द डिसीजन ऑफ अ फॉर्मर जज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन और एक्सेप्ट अ पॉलिटिकल ऑफिस डज नॉट गिव एनीवन द राइट टू फॉल्सली अटैक द सुप्रीम कोर्ट अंडर द गाइज ऑफ अटैकिंग अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। कंटेम्प्ट लॉ के क्रिटिक्स जैसे कि प्रोफेसर गोपाल खुद ये भी कहते हैं कि कॉलोनियल एरा कंटेम्प्ट पावर्स को रिपील करना चाहिए, लेकिन इस केस में उन्होंने भी माना दैट द सुप्रीम कोर्ट वुड डू वेल टू सुओ मोटो इशू नोटिस टू द यूनियन होम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू एक्सप्लेन हिज स्टेटमेंट एज इट सिवियरली डैमेजेस द फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी एक तरफ वो कंटेम्प्ट पावर्स के अगेंस्ट हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस केस को इतना सीरियसली मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी डिग्निटी डिफेंड करनी ही चाहिए। और आयरनी ये है कि कोर्ट अगर एक्शन लेती है तो उस पर भी अटैक होगा कि वो पॉलिटिक्स में एंटर कर रही है, लेकिन साइलेंस भी एक पॉलिटिकल चॉइस है। दोनों सिचुएशंस में कंट्रोवर्सी पक्की है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अब डिसीजन कोर्ट को ही लेना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी डिग्निटी डिफेंड करेगी या वो फिर से एक अनकंफर्टेबल साइलेंस में लपेट कर इसे इग्नोर करेगी? ये क्वेश्चन सिर्फ एक रिटायर्ड जज की रेपुटेशन का नहीं है, ये क्वेश्चन पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट का है। और ये वो मोमेंट है जहां जुडिशरी को डिसाइड करना है कि वो अपने पास्ट के प्रेसिडेंट्स पे खड़ी होगी या इस बार पावर के सामने झुक जाएगी। आपको क्या लगता है?